हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर की थ्योरी पढ़ी है, बहुत अच्छे से नोट से हमने उस चैप्टर को रिवाइज किया है और आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे। तो अगर आपने थ्योरी की है तो ट्राई कीजिएगा कि आंसर आप खुद से टिक कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अपनी तैयारी को जज कीजिए और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और एमसीक्यू सीरीज देखने आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर हमने पढ़ा है, इसकी थ्योरी भी पढ़ी है। आज हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, प्लैनेट्स और स्टार्स पर, पॉइंट masses only, big bodies only, all bodies in the universe। हम सभी को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी अगर आप बात करो तो वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल लॉ है ना। और यूनिवर्सल लॉ हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सभी जगह एप्लीकेबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, आपको बताना है कि क्या होगा। हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट्स नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द बॉडीज आर प्लेस्ड, इट्स ए रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। दैट्स नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इन विच द बॉडीज आर प्लेस्ड, कि बॉडी कहाँ रखी गई है, गैसेस में है, सॉलिड में है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारा, वो हर जगह ही लगेगा। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, हमने पढ़ा है पोल पे हमारा ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर पे क्या होती है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से अच्छे से नहीं क्लियर है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं और फिर अपने एमसीक्यूज पर आइएगा, आप डेफिनेटली इसको अच्छे से क्रैक कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसी पॉइंट पर आपको। तो द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेंटर पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर नोट्स बना रहे हो तो बेशक से लिख लो, अगर पहले अगर आपने थ्योरी नहीं किया तो, कि सेंटर पे जो वेट होता है बॉडी का वो क्या होता है, जीरो होता है। वेयर डज ए बॉडी हैज द मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम वेट कहाँ होता है, पोल्स पे होता है, वहां पे डिस्टेंस कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो पोल पे मैक्सिमम वेट होता है और मिनिमम होता है आपका इक्वेटर पे, और सबसे मतलब जीरो होता है आपका सेंटर पे। तो ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर विल, तो आप बताओ जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी। इक्वेटर पे देखो पहले ही डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे अगर वो रोटेट करना बंद कर देगी तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, या पॉजिटिव होती है, या नेगेटिव होती है, या फिर ऑप्शन डी में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कह लो चाहे आप इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगता ही है, वो हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो हम यहाँ कर रहे हैं ये मैं आपको थ्योरी में करवा चुकी हूँ। ठीक है, द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज, तो क्या होगा उसका, इक्वल टू दैट ऑन द अर्थ, उतना ही होगा जितना अर्थ पे था, लेस देन हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, या मोर देन दैट ऑन द अर्थ, या फिर अर्थ से ज्यादा हो जाएगा। तो रिवॉल्व करते टाइम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट का वेट है वो जीरो हो जाता है। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ,
मून एक नेचुरल सैटेलाइट है किसका? सन का, जुपिटर का, विनस का या अर्थ का? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड ऑन, रेडियस किसी सर्कुलर ऑर्बिट की, जो सैटेलाइट की अगर आप रेडियस की बात करो तो वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। द नेम ऑफ द फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इन इंडिया, ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी अच्छा है, तो आपको ध्यान रखना है इंस्टॉल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स, हेंस इट इज एक्शन फोर्स। आप उसको एक्शन फोर्स बोल सकते हो, रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो, एन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स यानी कि दोनों, या फिर आप कहोगे कि ये एक्शन फोर्स है बट रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है तो आप कह सकते हो वो एक रिएक्शन फोर्स भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर आप बात करो तो मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपको बताया था कि सेंटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, पोल्स पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ होगी? सेम होगी इक्वेटर और पोल पे, लिस्ट होगी, कम होगी पोल पे या इक्वेटर पे कम होगी, या दोनों जगह ज्यादा होगी, पोल पे भी और इक्वेटर पे भी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है आपकी, वो आपकी कम होती है। ठीक है, और अगर वेट की बात करें तो वेट वहां पे मिनिमम होता है, पोल्स पे आपका वेट मैक्सिमम होता है। ठीक है, एन एप्पल एंड ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एक्सिलरेट्स, एक एप्पल को और आप एक स्टोन को ड्रॉप गिराते हो, ठीक है, एक सेम हाइट से, तो क्या होगा? हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वहां पर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। ठीक है, तो चीजें सेम आएंगी। वहां पे हमने एग्जाम्पल किया था एक फेदर का और एक मेटेलिक एक बोल का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया एप्पल और स्टोन, केस सेम ही है। जब तक वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे, जब तक आपने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, सिंपली बोला है कि ऊपर से वो गिराए गए हैं नीचे, ऊपर से उनको छोड़ा गया है, इट मीन्स वो इक्वल टाइम पे इक्वली वो नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एप्पल स्टोन दे, फेदर्स या कोई बोल दे या मेटल शीट या कोई भी और सिल्क क्लॉथ, किसी भी तरीके से पूछे, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा किस वे से गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वली। ठीक है, इक्वली आके गिरेंगे वो। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है? हमेशा अर्थ से लेस होती है। ठीक है, हमेशा अर्थ से लेस होती है। तो ऑप्शंस देख लीजिएगा, लेस किस में है हमारा? ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि बी हमारा राइट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ वेट इन द एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में वेट की यूनिट न्यूटन, पता है फोर्स के इक्वल लेके चले हैं हम इसको। The atmosphere consisting of a large number of gases is held to the earth by, ये कह रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, वो किसकी वजह से हैं? मतलब है हमारी अर्थ पे ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, द मास ऑफ अर्थ इज, ये वैल्यू याद रखनी है। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू ये एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, इसको आपको डेफिनेटली याद रखना है। सॉरी मैंने पहले टिक नहीं किया, आगे मैं आपको टिक करती रहूंगी। तो मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी की वैल्यू पूछा है, ये किस पे डिपेंड होती है? अर्थ पे डिपेंड होती है, या उसकी रेडियस पे डिपेंड होती है, या फिर डिपेंड होती है उसके मास और रेडियस दोनों पे, या फिर इंडिपेंडेंट होती है मास और रेडियस के दोनों पे? बहुत इजी क्वेश्चन है। जब मैंने ये लॉ करवाया था तभी आपको बताया था, ये आपको खुद से इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 18। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने टिक भी कर रखा है। फिर भी मैं चाहूंगी कि इसका आंसर आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 देखिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मैन ऑन द अर्थ मिनिमम, मिनिमम कब होगा? जब वो ग्राउंड पे होगा या बेड पे सो रहा होगा? तो देखो हमने थ्रस्ट और प्रेशर की बात की थी, है ना। जब कोई व्यक्ति सैंड पे खड़ा होता है, मिट्टी में खड़ा होता है, रेत पे खड़ा होता है, तो उसके पैर मिट्टी में ज्यादा धंसते हैं एज कम्पेयर टू जब वो मिट्टी पे लेट जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आदमी कब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। सॉरी, मिनिमम पूछा है। अगर वो खड़ा होगा तो इट मीन्स वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, पर इसने मिनिमम पूछा है तो जब वो लेटा होगा ग्राउंड पे उस टाइम उसका प्रेशर कम लग रहा होगा। ठीक है, जैसे हमने थ्रस्ट वाले कॉन्सेप्ट में किया था कि हम एक ही जगह पे, जैसे नेल का मैंने पेन के साथ भी आपको करके दिखाया था कि जो निप है, जब हम निप की साइड से पकड़ते हैं तो वहां पे प्रेशर ज्यादा लग रहा था क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा था, है ना। ऐसे ही जब हम खड़े होते हैं तो हमारा पूरा प्रेशर उस पे लगता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, तो हमें हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि सेंटर पे वेट जो है वो 0 होता है, तो इसका 0 आ जाएगा। हम ऑप्शंस भी नहीं चेक करेंगे इसके। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अभी ये दोबारा रिपीट हो गया फिर से, इक्वेटर पे लिस्ट होती है, ठीक है, और पोल पे मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स ब्लस्ट एट द इक्वेटर। ये कह रहा है कि पोल से तो फ्लैट है, चपटी है, ठीक है, और इक्वेटर से उभरी हुई है। अगर आपने नोट्स देखे हो तो वहां पे मैंने अर्थ का एलिप्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाया था, वहां पे दिखाया गया है कि इक्वेटर से उभरी हुई है और पोल से चपटी है। तो ये कह रहा है दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर एट द इक्वेटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम यहाँ पे थ्योरी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो पहले चेक कीजिए, देन आप एमसीक्यूज को देखिए, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग अबाउट द एक्सिस एंड मोर इज मोर एट इक्वेटर, या फिर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्पिनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द अर्थ वेयर टू रोटेट फास्टर इट्स प्रेजेंट स्पीड, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल, अगर जो अर्थ नॉर्मली जिस स्पीड से रोटेट कर रही है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे या हम उसकी स्पीड बढ़ा ले, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? तो देखो, डिक्रीज एट द इक्वेटर बट रिमेन अनचेंज्ड एट द पोल। ये कह रहा है कि इक्वेटर पे तो डिक्रीज हो जाएगा पर पोल पे कोई चेंज नहीं होगा। रिमेन अनचेंज ऑन द इक्वेटर, डिक्रीज ऑन द पोल, ये कह रहा है कि इक्वेटर पे कोई चेंज नहीं होगा बट पोल पे डिक्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा है इंक्रीज हो जाएगा इक्वेटर पे पर पोल पे कोई चेंज नहीं होगा या चेंज होगा। तो इसी तरीके के ऑप्शंस बनाए गए हैं। हमें पता है कि इक्वेटर पे जो हमारा वेट होता है वो मिनिमम होता है। अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तब भी वहां पे क्या फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस तो सेम है, रेडियस तो सेम है, तो वहां पे जो हमारा वेट है वो क्या रहेगा? डिक्रीज ही होगा। In some region the gravitational field is zero, the gravitational potential in this region, तो कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है,
ऐसी सिचुएशन में हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी? ऐसी सिचुएशन में हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू आप इजिली क्रैक कर लोगे। इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग, ये आई थिंक दोबारा आ गया, आप इसका आंसर कीजिए फटाफट। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे अबाउट इट्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी, क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब जगह सेम हो जाएगी, ठीक है। वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम शुगर? तो आपको वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कहाँ पे ज्यादा होता है कहाँ पे कम। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको 1 किलो शुगर खरीदनी है तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तो आप कहाँ खरीदोगे? अरे भाई हम अर्थ के इक्वेटर पे चले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इक्वेटर पे मास, इक्वेटर पे जो वेट होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाया मैंने कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है, तो आप कहाँ जाओ? तब भी आप क्या करो, इक्वेटर पे चले जाओ, पैसे कम लगेंगे पर गोल्ड ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर आप पोल पे जाओगे तो पैसे आपके उतने ही लगने हैं जितने इक्वेटर पे लगेंगे, पर आपका गोल्ड बहुत ही आपको कम मिलेगा, क्योंकि पोल पे मास, पोल पे वेट ज्यादा होता है। एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, एवरेज डेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे जी के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है व्हाट इज द रोटेशनल पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? 24 आवर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रोटेशनल पीरियड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 आवर। ये क्वेश्चन एस्टेट में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट भी टिक किया है, आप इसको नोट कीजिएगा। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m, किसी बॉडी का मास m है, फ्रॉम द ऑर्बिट विद रेडियस 2r टू 3r, ठीक है। तो आपको इनमें से टिक करना है कि वैल्यू कितनी आएगी। ऐसा ऐसा मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी तब एक न्यूमेरिकल भी करवाया था, उसी के बेस पे है ये, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट टेकिंग टाइम t फॉर रिवोल्यूशन? आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है अगर एक सैटेलाइट रिवॉल्व करते टाइम टाइम t लगा रहा है तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 1/t, t माइनस की पावर 2/3, 1/t², 1/, तो टी रिवोल्यूशन अगर कोई सैटेलाइट लगा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी यहाँ पे टी -2/3, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 30 एमसीक्यू ही करेंगे, एक बार आप इनको रिवाइज कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन कम से कम मैंने इस चैप्टर के 80 क्वेश्चन बनाए हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम 30 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं कल। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।